तो हिमाचल प्रदेश के बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दरअसल कोरोना को लेकर क्या कुछ आंकड़े प्रदेश में हैं, तो पहाड़ों पर कोरोना का यू टर्न अब सामने आ रहा है। कोरोना के मामले फिर से बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश के अंदर। 24 घंटे में 89 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है प्रदेश के अंदर। तो पहाड़ों पर कोरोना एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आंकड़े कम हो रहे थे वो अब फिर से धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ने लगे हैं। ये संकेत बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर 89 पॉजिटिव नए मामले, 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। अब ये कोरोना का यू टर्न कितना परेशान करेगा प्रदेशवासियों को, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। जरा सी लापरवाही, जरा सी किसी भी तरह की लापरवाही आपको फिर से परेशानी में डाल सकती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर अपने 1 दिवसीय दौरे पर मंडी पहुंचे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने बाली चौक में 1.16 करोड़ रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। सीएम जयराम ठाकुर ने बाली चौक में स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। इसके अलावा सीएम ने पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी संबंधित अधिकारियों को विकास कार्य में गति लाने के आदेश भी दिए। कोविड के कोरोना के दौर में, लेकिन फिर भी हम उसके बावजूद हम काम करते रहे। आज जिन भवनों का हमने उद्घाटन किया, चाहे वो सब ट्रेजरी के ऑफिस का भवन है, पीडब्ल्यूडी के एसडीओ का ऑफिस का भवन है, जो 1 करोड़ 10 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और उसी तरह से हमारा पीएससी का जो भवन हमारा बनकर के तैयार हुआ, लगभग 1 करोड़ 15 लाख की लागत से वो भवन बनकर के तैयार हुआ। इनको हमने आज समर्पित किया। और मैं यहाँ बाली चौकी में काफी अरसे के बाद जब आना हुआ है, मैं देख रहा हूँ कितना परिवर्तन है। इस बाली चौकी में लगभग 4 वर्ष अपने जीवन के मैंने गुजारे दिया, और उस दौरान हमने देखा कि बाली चौकी का ये प्रांगण में अच्छी तरह समझो, अगर मैं यहाँ आपके बीच में जहां खड़ा हूं, तो इनमें से बहुत सारी चीजें जो है हमारे सामने अभी ताजा बन करके तैयार। साइंस ब्लॉक का अभी उद्घाटन हुआ। ये भवन भी बाद में बना, छोटा सा भवन हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सामने होता था। ये भवन बनकर के तैयार हुए। बाली चौकी में एक पुल का निर्माण जो है वो अंतिम दौर पे है, लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है वो पुल, जो आपके इस बाली चौकी क्षेत्र को बंजार विधानसभा क्षेत्र के साथ जोड़ेगा। आने वाले समय में बस स्टैंड का वहां पर निर्माण करने का हमारा जो एक लक्ष्य है, उसको भी हम पूरा करेंगे। प्रदेश में बरसात का कहर पिछले कई दिनों से जारी है। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आपको बताएंगे, जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। क्या है वो बड़ी खबर? दरअसल सैंज में बारिश का कहर लगातार जारी है। कुल्लू से बड़ी खबर, जहां पर भारी बारिश से जौली नाले में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। करीब 5 घरों में नाले का मलबा घुसा है। यह अब तक की बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। फिलहाल जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। सैंज में बारिश का कहर लगातार जारी है। बड़ी खबर इस बीच हिमाचल प्रदेश से आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। भारी बारिश से जौली नाले में बाढ़ आई है और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं जौली नाले की, जहां पर पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ, लोगों की चिंताएं, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई। खौफ यही कि कहीं ये पानी भयानक मंजर में न तब्दील हो जाए, और इसी के मद्देनजर अब स्थानीय लोग सहमे हुए हैं। लेकिन सैंज में बारिश का कहर लगातार जारी है। जौली नाले में बाढ़ आई है और ये तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। कुल्लू की ये तस्वीरें
कुल्लू के सौंज नाले में जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो आने वाले समय में वाकई परेशान कर सकती हैं स्थानीय लोगों को। कुल्लू के सौंज नाले के आसपास जाने वाले पर्यटकों को, उन तमाम लोगों को जो यहां पर आसपास रहते हैं। तो बड़ी खबर कुल्लू से, और ये तस्वीरें परेशान करने वाली आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। तो भारी बारिश से जौली नाले में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं। बीते दिनों कांगड़ा में आई तेज बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। वहीं कांगड़ा के वो गांव में लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही हुई। आपको बता दें कि वो गांव में लैंडस्लाइड के कई लोगों के दबे के होने की खबरें आई, जिसे लेकर सोमवार से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं मुश्किल के इस घड़ी में शाहपुर का कर्णिक उपाध्याय भी रेस्क्यू में लगे इन जवानों के लिए खाने की व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि कर्णिक अपनी टीम के साथ पिछले 3 दिनों से इन जवानों की मदद में जुटे हुए हैं। प्रदेश में आई जल त्रासदी के भयानक मंजर को शायद ही कोई भूल पाए, जहां भारी बारिश ने पहाड़ी राज्य में सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। आफत की बारिश के सैलाब में सब कुछ जैसे बह गया। हालांकि अभी तबाही के मंजर से लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर लोगों को चिंताओं में डाल दिया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश, या यूं कहें कि आफत की इस बारिश की परिकल्पना ही सहमा देने वाली है। तो सोचिए क्या बीता होगा उन जिंदगियों पर जिन्होंने इस आसमानी आफत की बारिश में अपना सब कुछ गंवा दिया। ये खौफनाक मंजर की तस्वीरें पिछले 3 दिनों से देखने को मिल रही हैं, जहां पहाड़ों में हो रही भारी बारिश की वजह से यहां रह रहे लोगों का सब कुछ बह गया। यहाँ तक कि कईयों ने अपने आशियानों को खोया तो कईयों ने अपनों को। रविवार रात और सोमवार सुबह हुई भारी बारिश। कई जिलों में जमकर बारिश ने मचाई तबाही। सबसे ज्यादा नुकसान जिला कांगड़ा में हुआ। शाहपुर की वो घाटी में 6 घर बह गए, एक महिला का शव भी मिला। 9 से 10 लोग अभी भी लापता हैं। नगरोटा बगवा में 10 साल की बच्ची बह गई, बाद में उसका शव मिला। मनाली के हमटा में युवती वाटरफॉल में गिरने से लापता हो गई। आफत की बारिश के इस दर्दनाक मंजर के निशान अभी हटे भी नहीं थे कि एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही अगले 48 घंटों के दौरान कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर और सोलन में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं हिमाचल के कांगड़ा में हुई बारिश ने पिछले 23 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले धर्मशाला में साल 1998 में 24 घंटे में सबसे अधिक 381 मिलीमीटर बारिश हुई थी। वहीं इस बार धर्मशाला में 395 मिलीमीटर बारिश हुई है। पालमपुर में 317 मिलीमीटर बारिश हुई है। कांगड़ा में 213 मिलीमीटर, बैजनाथ में 105 मिलीमीटर, डलहौजी में 98 मिलीमीटर, जोगिंदरनगर में 82 मिलीमीटर, मनाली में 70 मिलीमीटर, सरकारघाट में 70, नारकंडा में 69, कसौली में 68, रोहड़ू में 56, करसौग में 41, शिमला में 37, रामपुर में 33 मिलीमीटर बरसात हुई है। पहाड़ों पर बरसी बारिश के तबाही ने सब कुछ ली लिया। हालांकि इस तबाही के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और 14-16 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में 18 जुलाई तक मौसम खराब रहने का अलर्ट भी जारी है। फिलहाल प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट बना हुआ है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। किन्नौर जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायतों के आग्रह और कोविड महामारी के दृष्टिगत इस साल होने वाली किन्नर कैलाश यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय किन्नर कैलाश यात्रा को लेकर उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों सहित ग्राम पंचायतों व मंदिर समितियों के
मोतमीन उपस्थित थे। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस तथा होमगार्ड विभाग को निर्देश दिए गए कि किन्नर कैलाश यात्रा के मुख्य मार्गों पर 24 घंटे होमगार्ड व पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। उन्होंने स्थानीय ग्राम पंचायतों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह किया कि वे भी पुलिस व होमगार्ड दल को इस कार्य में सहयोग दे, ताकि कोई भी व्यक्ति चोरी छिपे किन्नर कैलाश यात्रा पर न जा सके। आपको बता दें कि मानसरोवर कैलाश के बाद किन्नर कैलाश को दूसरा किन्नर कैलाश माना जाता है। साल 1993 से किन्नर कैलाश श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया था। किन्नर कैलाश यात्रा के लिए तो सभी प्रधानों और जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यही सुझाव है कि हमें इस साल ये यात्रा कैंसिल करनी चाहिए, कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन और कीपिंग इन माइंड कि बाकी स्टेट में, बाकी ज़िलों में भी कोई भी यात्रा इस स्केल की नहीं हो रही है। तो हमने अब ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि इस साल जो है हम ये किन्नर कैलाश की यात्रा कैंसिल कर रहे हैं। अगले साल तक हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। उधर पर्यटन नगरी मनाली में बीच सड़क पर पर्यटकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। दरअसल मनाली में देर रात पंजाब से आए पर्यटकों ने बीच सड़क पर तलवारें लहराई, जिसके बाद मनाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 पर्यटकों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं बीच सड़क पर तलवारें लहराकर ट्रैफिक से रोकने का भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक स्थानीय लोग इन युवकों का विरोध करते हैं तो चारों युवक तलवारों से वहां खड़े लोगों से मारपीट करने लगते हैं। इसमें जो पंजाब के ये टूरिस्ट थे, ये 5 लोग थे और एक बड़ी गाड़ी में आए थे, तो इन्होंने गलत गाड़ी को जो है सड़क पे पार्क कर दिया, जिसकी वजह से जाम लग गया था। और जब जाम लगा तो लोकल जो वहाँ पे लोग थे तो उन्होंने इनको गाड़ी को पीछे करने को कहा, जिसको लेकर के इनके आपस में बहस होगी और बहस होने के बाद हाथापाई हो गई। और उसके बाद जो थे ये पंजाब के जो लड़के थे तो इनके पास एक लड़के के पास तलवार थी, तो तलवार भी इसने निकाल ली थी। गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की अस्थियों का विसर्जन प्रदेश के 72 ब्लॉकों में किया जाना है, जिसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों को शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में अस्थि कलश सौंपे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बताया कि 16 जुलाई को प्रार्थना सभा के साथ दिवंगत नेता के अस्थि कलश प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्रों के 72 ब्लॉकों में स्थानीय लोगों के श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए स्थानीय पार्टी कार्यालयों में रखे जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। हमारे जो दिवंगत नेता श्री वीरभद्र सिंह जी की जो अस्थि कलश है वो आज मैं रामपुर से लाया, उनके पुत्र विक्रमादित्य सिंह ने मुझे सौंपे। आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में भीड़ जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए रिज मैदान में भी इकट्ठी हुई, पार्टी कार्यालय में हुई, रामपुर में हुई और उनकी अंत्येष्टि में जिस ढंग से भीड़ उमड़ी वो उनकी लोकप्रियता का परिचायक है। पूरे प्रदेश में हमारे जो पार्टी के लोग हैं, आम लोग हैं, उनका अनुरोध था कि उनके जो अस्थि कलश हैं वो पूरे प्रदेश में, पूरे ब्लॉक में जाएं ताकि लोग वहां अपनी श्रद्धांजलि दे सकें। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जहां प्रदेश सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नई रणनीति बना रही है, तो वहीं ऊना के रायपुर मैदान को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। इसी कड़ी में गुरुवार को ऊना के रायपुर मैदान में पैराग्लाइडिंग को लेकर ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि बुधवार को पूरे दिन जिला प्रशासन और अन्य विभाग के अधिकारियों ने इस ट्रायल का तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन मौसम खराब होने के चलते पैराग्लाइडर उड़ान नहीं भर सके, जिसके बाद गुरुवार को पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल किया गया। एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए न्यू साइट्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो है आज टेक्निकल कमेटी की हमने जॉइंट इंस्पेक्शन किया है, जिसमें हमारे 5 पायलट्स भी आए हुए हैं और सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं। कुछ हमने आसपास के एरिया की रैकी की है। बहुत ही बढ़िया लैंडिंग और टेक ऑफ साइट्स हमें मिल चुकी हैं। तो आखिरकार जिला प्रशासन पैराग्लाइडिंग का ट्रायल करवाने में सफल रहा। आज दूसरे दिन जाकर पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ, जबकि कल
पूरा दिन जिला प्रशासन पैराग्लाइडिंग की टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट को लेकर कदम ताल करता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि सुरक्षा के पूरे इंतजामों के बीच में ये ट्रायल किया गया। इस मौके पर पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत कर्मचारी, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का जो है वो सहयोग लिया गया। तब जाकर आज सुबह 7 बजे इस ट्रायल को सफल किया गया। हालांकि कृषि मंत्री ने पहले से कहा था कि हम 15 तारीख को सफल ट्रायल प्रशिक्षण करेंगे। उसके लिए धर्मशाला, बिलासपुर, सुंदरनगर, पालमपुर के साथ साथ दिल्ली से भी स्पेशल पायलटों को इस उड़ान के लिए, इस ट्रायल के लिए आमंत्रित किया। इस सारे मामले को लेकर उपायुक्त ऊना ने भी जहां खुशी जाहिर की है, वहीं पर्यटकों में भी एक खासी उत्साह की लहर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से जनता टीवी के लिए पंकज गतना की विशेष रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर 2022 में बीजेपी के मिशन रिपीट को लेकर पार्टी पूरी तरह से अब सक्रिय नजर आ रही है। इसी के चलते गुरुवार को हमीरपुर सर्किट हाउस में बीजेपी की अहम बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें बतौर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग शामिल हुए। इस मौके पर राजेंद्र गर्ग ने बीजेपी के पदाधिकारियों को विधानसभा चुनाव के लिए मिशन रिपीट करने के लिए टिप्स दिए, तो पार्टी के कामों को लोगों तक पहुंचाने के लिए भी योजना बनाई गई। राजेंद्र गर्ग ने कहा कि 2022 में बीजेपी को सत्ता में लाने के उद्देश्य से बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है, जिससे जनता पूरी तरह खुश है। हिमाचल प्रदेश में सवर्ण आयोग के गठन को लेकर क्षत्रिय महासभा ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और शिमला मुख्यमंत्री आवास के ओवर के बाहर बैठकर लगातार नारेबाजी की जा रही है और सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए। महासभा का कहना है कि अप्रैल में सरकार ने आयोग का गठन करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। क्षेत्रीय महासभा के अध्यक्ष रोमत सिंह ठाकुर ने कहा कि सवर्ण समाज की अनदेखी कर रही है सरकार ने स्वर्ग आयोग का गठन आश्वासन, लेकिन गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया है और अगर सरकार जल्दी आयोग का गठन नहीं करती है तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। पूरा प्रदेश जानता है कि हिमाचल प्रदेश में देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने और देवभूमि स्वर्ण मोर्चा ने स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को उठाया। 12 अप्रैल से हम लोग शिमला बैठे, 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में सचिवालय को बंद किया गया। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने 30 मिनट की वार्तालाप के बाद स्वर्ण समाज से वायदा किया कि वो हिमाचल प्रदेश में 90 दिनों के भीतर स्वर्ण आयोग के गठन की मांग को पूरा करेंगे। आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने जिला ऊना के बांगला उपमंडल के अधीन आते गांव खरवाटसडा में वन विभाग द्वारा 65 लाख से बनाए जा रहे विश्राम गृह का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला वन मंडल अधिकारी मृत्युंजय माधव भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही वन मंत्री राकेश पठानिया और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने 1 करोड़ 93 लाख की लागत से तैयार हुए इको फ्रेंडली पार्क, विश्राम गृह और निरीक्षण हट का लोकार्पण किया। अब उसी कड़ी में इस विश्राम गृह को बनाया जा रहा है। लोगों का एक काफ़ी अच्छा रेस्ट हाउस वहाँ बन रहा है, 4 कमरों का विथ सिटिंग हॉल, जिसमें कि 20-25 लोग बैठ सकते हैं। तो उसी का एक बार बीच में जो काम हुआ है, अभी तक जो काम हुआ है, उसको दिखाने के लिए हम लोग उपायुक्त महोदय को ले गए थे। ये अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपए इसमें लगेंगे और ये लोकेशन काफ़ी अच्छी है, तो इसमें और भी फर्दर डेवलपमेंट का भी काफ़ी स्कोप है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेस्ट हाउसेस इन हिमाचल प्रदेश होने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर दूसरे पक्ष द्वारा जेसीबी की मदद से रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए 3 दुकानें तोड़ने का मामला सामने आया, जिसमें पीड़ित सुरजीत सिंह गांव पिखवेला में रात के समय करीब जेसीबी के माध्यम से मध्यवर्गीय परिवार के कुछ रसूखदार लोगों ने दुकानें तोड़ दी। आपको बता दें कि दुकानों सहित अन्य सामान का लगभग 10 लाख के नुकसान हुआ है। फिलहाल मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आसपास के सीसीटीवी खंगालने शुरू कर दिए हैं और आगे की कार्रवाई को अमल में लाया जा रहा है।
ये मेरी अपनी ज़मीन थी, मैंने अपनी यहाँ दुकानें डाली हुई थी, सारा सामान भरा हुआ था, 3 दुकानें डली हुई थी यहाँ पे, सामान दुनिया भर का भरा हुआ था इसमें। तो हुक्मचंद ने ये शॉप मेरी रात को तोड़वा दी, और उससे 2 दिन पहले मेरे पास कोई ना कोई आदमी भेजता रहा कि खाली कर दे, हम तुम्हें मार देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हमारी जगह दे दो यहाँ पे। तो जगह का केस यहाँ चल रहा है, तकसीम का केस चल रहा था, वो भी उसी ने डाल रखा है। हमने कहा तकसीम करा लो, अपना हिस्सा जहाँ बनता है वहाँ तुम ले लो। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਰ ਢੇਮੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। शिमला में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर 4 लेन संघर्ष उप समिति की बैठक की अध्यक्षता की। तो मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार राइट ऑफ वे सिटी से बाहर भूमि पर हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और प्रदेश सरकार को मिलकर नीति बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के प्रभावित लोगों को चिन्हित किया जाए और ऐसे प्रभावितों को तुरंत उचित मुआवजा प्रदान किया जाए और लंबित पड़े मामलों को शीघ्र निपटने के लिए उचित कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। 4 लेन संघर्ष समिति के द्वारा सरकार के समक्ष रखे गए थे और उसकी कैबिनेट सब कमेटी की बैठकें होती रही हैं, और बीच में लगभग 1.5 और 2 वर्ष के मध्य में कोरोना काल में कुछ गतिरोध आया था, और जिसके कारण से नियमित रूप से बैठ पाना हो नहीं पाया था। लेकिन उसके बावजूद बीच में हम कोरोना के समय में भी एक बार बैठे थे, और आज यहाँ पर बैठक हुई, और जिस बैठक में ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह जी और 4 लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश महंत जी भी उपस्थित रहे, और सरकारी अधिकारी भी हमारे सभी उपस्थित थे। और उसमें हमने ये पाया कि प्रदेश में इसके संबंध में लगभग 12-13 ऐसे मुद्दे हैं कि जिन पर चर्चा करना आवश्यक था, और जो जनता की भी समस्याएं हैं। हमीरपुर जिले में पशु औषधालय में स्टाफ की कमी होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। स्टाफ की कमी से जूझ रहे पशु औषधालय में एक फार्मासिस्ट 2 पशु औषधालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशुपालकों के इस वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और पशुपालकों ने सरकार से पदों को भरने की गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में पशुपालन विभाग में 237 पशु औषधालय हैं, जिनमें 100 के करीब पद खाली हैं, जिसके चलते पशुपालकों को दिक्कतें हो रही हैं। हमीरपुर जिले में एक वेटनरी फार्मासिस्ट 2 पशु औषधालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमीरपुर जिले के पशुपालन विभाग के उपनिदेशक मनोज कुमार की माने तो उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में कई बार चिट्ठी लिखकर अवगत कराया गया है और जल्द पदों पर भर्ती करने की मांग की गई है। गुरुवार सुबह को चंबाजोत खज्जियार सड़क मार्ग पर पहाड़ी दरकने से सड़क मार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जिसके बाद अब लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क से मलबे और चट्टानों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जिसके बाद दोपहर बाद मार्ग से मलबा और चट्टानों को हटा दिया गया और अब वाहनों की आवाजाही दोबारा सड़क मार्ग पर सुचारू रूप से शुरू हो गई है। गुरुवार को नालागढ़ एसडीएम कार्यालय में आयुर्वेदिक अस्पताल नारागढ़ के तहत रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक अस्पताल के तहत आने वाली दुकानों का लॉकडाउन के समय में 1 महीने का किराया माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य विभाग और आयुर्वेदिक विभाग मिलकर रोगी कल्याण समिति के तहत 100 वाहन खरीदेंगे। आपको बता दें कि यहां वाहन न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
पांवटा साहिब में जैसे ही गिरी नदी का जलस्तर कम होते ही खनन माफिया यहां एक बार फिर से सक्रिय हो गए और माइनिंग विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। खनन माफिया लगातार गिरी नदी से रेत का अवैध कारोबार कर रहे हैं, लेकिन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। तो वहीं पांवटा डीएसपी और एसडीएम लोगों से नदी से दूर रहने की अपील कर रहे हैं, लेकिन रेत माफिया चंद सिक्कों के लालच में नदियों में जान जोखिम में डालकर रेत बजरी का खनन कर राजस्व विभाग को चूना लगा रहे हैं। तो पांवटा साहिब की तस्वीरें जहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है और शासन प्रशासन मौन है या फिर जानबूझकर इन तमाम तस्वीरों को नजरअंदाज कर रहा है, यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये लगातार तस्वीरें महज 10 साल की नहीं है, कई सालों से इसी तरह से धड़ल्ले से नदियों के किनारे अवैध खनन किया जा रहा है। लोग स्थानीय लगातार शिकायत कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र सौंपे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि नदियों पर हो रहे अवैध खनन को रोका जाए, इन पर पूर्ण विराम लगाया जाए, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और उसका नतीजा ये तस्वीरें जहां पर नदियों के किनारों से लगातार अवैध खनन बहुत तेजी के साथ चालू है। तो चलिए, हमारा हिमाचल में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।